दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और एक पर्वत झील की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, राजकुमार सफ़ीर के पैरों में चलने की वजह से बहुत छाले पड़ गए थे। वह खिसकता हुआ ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, जो कभी पास आते हुए नहीं लग रहे थे। उस समय आकाश में एक भी तारा नहीं था, यहाँ तक कि चांद भी नहीं था। पहाड़ों में उसकी यात्रा का अंत स्थित था, सपनों का देश, जहाँ वह जानता था कि एक दिन पहुंचेगा जरूर। 12 सप्ताह तक एक योगी के वेश में वह रेतीले मैदानों में चलता रहा। राहगीरों ने उसे उत्सुकता से देखा था, क्योंकि उसके चौड़े कंधों, रोबीली आंखों और लंबी सुडौल टांगों के साथ भगवा पोशाक और भिक्षा पात्र अजीब लग रहे थे। वह दिल्ली के राज्य का उत्तराधिकारी था और उसके लिए अपनी राजकीय छाप को छुपाना मुश्किल था। जब वह चांदनी रात में अपने पिता के महल में यमुना नदी की ओर खुलने वाली संगमरमर के झरोखे में सोया हुआ था, तब उसे सपना आया था। सपने में उसने ऊंचे पर्वत पर नाशपाती के आकार की एक झील देखी थी, जिसमें एक द्वीप तैर रहा था, जबकि झील के किनारों पर नन्ही आकृतियां फेन में स्नान कर रही थी। उसने एक लड़की देखी थी, ऊंचाई में एक बच्चे के समान, बीच में द्वीप की ओर देखती हुई। उसके रूप में इतना वैभव था और उसके कोमल शरीर में इतनी सुंदरता थी कि उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल जा रहा था। और जब वह जागा तो उसे सपना याद रहा और सारे दिन वह पानी के किनारे खड़ी लड़की के दृश्य से बेचैन रहा। उसने राज ज्योतिषियों से सलाह ली, जिसने सितारों की गणना करने के बाद जो परिणाम सुनाया था वह यह था कि तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ, अकेले पैदल जाओ और अकेले ही जाना, अपने साथ किसी को भी ना ले जाना। अपने सपनों की झील पाओ और इसके पास बैठकर पूर्णिमा के बीच चंद्रमाओं तक तपस्या करो। जब आप ऐसा कर लेंगे तो वह आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। यह सब राज ज्योतिषियों ने राजकुमार से कहा था, और अब सामने पहाड़ियां उसके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी। आह, अगर केवल एक सितारा भी मुझे राह दिखा देता। राजकुमार सफीर ने एक लंबी सांस ली और अचानक आगे एक सितारा चमका। वह आसमान में नीचे लटका हुआ था और उसकी लाल, नीली व हरी किरणें राजकुमार को आगे का रास्ता दिखा रही थी। लड़खड़ाते हुए उसने अपनी शीतल चमक का अनुसरण किया। जब तक वह पूरी तरह से थककर चूर नहीं हो गया, वह गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ एक गुफा में चला गया। पिछले गांव में उपहार में मिली भेड़ की खाल के कोट की वजह से उसका समय गुजर गया, नहीं तो वह जम गया होता। पहाड़ियों की ठंड इतनी ज़्यादा है कि एक जवान भैंसे को भी शक्तिहीन कर दे, पहलवान ने कहा, जिसने वह कोट उसे दिया था। अब उसकी मोटी परतों में नींद की आगोश में जाते समय सफीर का दिल उसके प्रति कृतज्ञता से भर गया था। चेहरे पर पड़ रही धूप ने उसे जगाया। वह देर से सोया था। वह तेजी से गुफा के मुंह की तरफ दौड़ा, जहां उसने अपने नीचे निर्मल व ठंडे पानी की एक झील देखी। उसकी सतह पर राजहंस तैर रहे थे और मध्य में एक द्वीप था, जिसके चारों तरफ
ऊंची चट्टानों का घेरा था। गहरी ढलान पर देवदार, नीले सनोबर और फर के पेड़ों वाला जंगल था। द्वीप पर सन्नाटा फैला हुआ था। एक क्षण के लिए सफीर एकदम स्थिर रह गया। फिर उसने अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, हे सर्वज्ञाता, आपकी जय हो। हे सर्वदाता, आपकी जय हो। मेरा स्वप्न कोई कल्पना नहीं था। मैंने वास्तविकता और सत्य देखा था। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने लिए ध्यान योगी का जो लक्ष्य स्थापित किया है, मैं उसके लिए स्वयं को योग्य सिद्ध कर सकूं। वह गुफा जहां तक उसे निर्देशित कर लाया गया था, अब वह उसका घर बन गई थी। उसके मुख में से वह सूर्योदय होते देखता और फिर उसके कान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के गीतों, लकड़बग्घे के भौंकने, हिरणों की घाटियों और भालुओं के गुरजाने की आवाज से आदी हो गए। लेकिन उसके विचारों को भंग करने के लिए कभी किसी मनुष्य की आवाज वहां नहीं आई थी। समय समय पर एक अजीब सी दहाड़ घाटी में फैल जाती थी। यह पर्वतों से टकराकर गूंजती थी और राजकुमार का मानना था कि यह आजादी का शोक मना रही मृत आत्माओं की चीख थी। आसमान में चमकने वाले हर पूर्णिमा के चांद को देखकर सफीर गुफा की दीवार पर एक चिन्ह बना देता था। जल्दी ही वहां 19 लकीरें हो गई थी। जब वह 20वीं लकीर खींचेगा तो उसके रात्रि जागरण का अंत हो जाएगा और फिर द्वीप की अजीब पहाड़ियों से ऊपर रेंगता हुआ चंद्रमा आया और सफीर का काम पूरा हो चुका था। इस रात वह देवदार के पत्तों से बने अपने बिछौने पर सो नहीं सका था और धीरे धीरे घंटों गुजर गए। जब आखिरकार सवेरा आया और बसंत के एक शानदार दिन को लेकर आया, हवा में एक विचित्र संगीत भर गया था। हरी घास पर अंगड़ाई लेते हुए और गुफा से नीचे देखते हुए राजकुमार सफीर ने सैकड़ों छोटी छोटी आकृतियां इधर से उधर दौड़ती हुई देखी। राजकुमार गुफा से इतनी सावधानी से रेंगता हुआ मानो किसी हिरन पर घात लगा रहा हो, गुफा से बाहर निकला। ऊपर से गिरने वाला एक पत्थर भी उन नन्हे लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता था। वह सुनना चाहता था कि वे लोग क्या कर रहे थे। अंत में वह उनसे काफी नजदीक पहुंच चुका था। रानी ने हमारा द्वीप की ओर तैरना वर्जित है, एक ने कहा। कल रात ड्रैगन से एक संदेश आया था। क्या कहा उसने? वह शैतान? मुझे पता नहीं, लेकिन यह कोई बुरी खबर ही रही होगी, क्योंकि रानी दुखी होकर रोई थी और कहा था, मेरे असहाय देववासियों, मुझे अब तुम्हें निराश नहीं करना चाहिए। खैर, हम कर ही क्या सकते हैं। आओ स्नान करते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों में सजी नन्ही परियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और पानी के किनारे की तरफ दौड़ी। राजकुमार सफीर को पता लगा कि रानी का नाम गुलबदन था, जिसका अर्थ होता है गुलाब का शरीर। वह सोच रहा था कि वह है कौन है और किस प्रकार के ड्रैगन से उसे कोई संदेश भेजा गया था। उसने नन्ही परियों को अलग अलग होते और मार्ग को खुला छोड़ते हुए देखा। इस मार्ग पर लाल और सुनहरी जरी से सुसज्जित तथा अनेक घाटियों की झनकार के साथ एक पालकी को चारों छोटे छोटे आदमी उठाकर ला रहे थे। हर एक ने एक बैंगनी जरकिन, काकरेजी पैजामा पहन रखा था और घुटनों तक पहुंचने वाली उनकी दाढ़ी हरी थी। मार्ग के दोनों और छोटे छोटे महिला और पुरुष सम्मान में झुके थे।
अंत में जुलूस उसी झाड़ी से पीछे आकर रुका जिसके पीछे राजकुमार छुपा हुआ था। रत्नों से जगमगाती महीन उंगलियों वाले एक छोटे से हाथनी पालकी के रेशमी पर्दे को हटाया और रानी गुलबदन ने कदम बाहर रखा। 2 पल के लिए तो राजकुमार सफीर के दिल की धड़कन थम गई। यह थी वह जिसका स्वप्न उसने दूर दिल्ली में देखा था, जैसे एक छोटे व पतले डंठल पर जैसे विंड फ्लावर रखा हो। उसके पिता के खेत में खिलते हुए छोटे से सुर्ख लाल गुलाब जैसी सुंदर। नन्हे ट्रेपेंटो की तीखी आवाज एकाएक मौन हो गई। उन छोटे छोटे लोगों का समूह उत्सुकता से अपनी रानी को देख रहा था। मेरे लोगों, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, एक कोमल संगीतमय स्वर में गुलबदन ने कहा। ड्रैगन बेलखुश ने विवाह में मेरा हाथ मांग लिया है। अगर मैं इनकार करती हूँ तो वह हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। उपस्थिति लोगों का विलाप और चीखें फूट पड़ी। वे जानते थे कि वे ड्रैगन के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रिय रानी की उसके अधिकार में होने की कल्पना से वे क्रोध में तड़पने लगे। शांत हो जाओ, गुलबदन ने कहा। वह करीब ही है और द्वीप पर मेरी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे यह दिखाने के लिए कि उसने सुन लिया है। द्वीप से गड़गड़ाहट के साथ एक गर्जना हुई। सफीर अब उस आवाज को समझ गया जो अक्सर पहाड़ों में गूंजा करती थी। नन्हे जीव डर के मारे अपने चेहरे छिपाते हुए जैसे जमीन में समा गए, केवल गुलबदन को छोड़कर, जो गर्व के साथ द्वीप की तरफ देख रही थी। आज मैं अपना वचन देती हूँ, उसने जोर से कहा। अगर बचने का कोई भी दूसरा रास्ता ढूंढने से पहले सूर्य अस्त हो जाता है तो मैं 1 महीने के अंदर बेलखुश से विवाह कर लूंगी। दहाड़ समाप्त हो चुकी थी और लोग जमीन से उठ खड़े हुए। यह बसंत का पहला दिन है, रानी गुलबदन ने कहा। अपने मन से दुख के सारे विचारों को निकाल फेंको। झील के पानी का आनंद लो, लेकिन द्वीप से दूर रहो। बौने लोग लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। गीतों और ठहाकों के स्थान पर वे स्नान की तैयारी करने लगे। उन्होंने कपड़े एक तरफ फेंके और पानी के किनारे दौड़ पड़े। रानी गुलबदन ने थोड़ी देर तक उन्हें देखा, फिर उसने एक लंबी सांस लेकर अपनी पालकी में प्रवेश किया। वह फिर से स्नान के समय प्रयुक्त होने वाला नींबुआ रंग का गाउन पहने हुए प्रकट हुई। उसका मुकुट उठा लो। यह आवाज राजकुमार सफीर के दाएं कान के पास से आ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां किसी को नहीं पाया। हाँ, उसके हाथ के पास एक पत्थर पर एक हरे रंग की छिपकली लेटी हुई थी। छिपकली का छोटा मुंह खुला हुआ था और उसकी चमकदार आंखें राजकुमार के चेहरे पर जमी हुई थी। ज्यादा न झिझकते हुए राजकुमार सफीर उछलकर अपने छिपने के स्थान से निकला और शाही पालकी की तरफ ढलान पर दौड़ पड़ा। रानी की दासियां उसे देखते ही चिल्लाकर भागी। दैत्य आ गया, दैत्य आ गया। अपनी दासियों की चीखें सुनकर गुलबदन पानी से बाहर आई तो उनका सामना उस दैत्य से हुआ जो अपने हाथों में उसका मुकुट थामे हुए था। हे सुंदरी, राजकुमार सफीर ने कहा, मुझे मेरे असभ्य तरीके के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने इस क्षण के लिए कई महीनों तक प्रतीक्षा की है। और उसने मुकुट को अपने हाथों में पकड़े हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन नन्हा सा मुकुट उसकी उंगलियों से फिसल गया और सीधे पानी में जा गिरा।
राजकुमार और गुलबदन की आंखों के सामने ही वह तुरंत डूब गया। खुद को लज्जित अनुभव करते हुए राजकुमार सफीर रानी की तरफ मुड़ा और देखा। एक पूर्ण विकसित युवती उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। क्या यह रानी गुलबदन थी? हाँ, उसके वही काले बाल थे, वही कोमल भूरी आंखें, वही गुलाब की पंखुड़ी जैसे गाल थे। यह गुलबदन ही थी। वह सेकंड में एकदम से बड़ी हुई जब वे एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। उसी समय ड्रैगन बेलखुश अपने बिल से झपटा। उसने यह जादुई परिवर्तन देख लिया था और क्रोध में उसने अपनी पूंछ पटकी, जिससे झील में एक तेज तूफान उत्पन्न हुआ। जल्दी हमें बच निकलना चाहिए, गुलबदन चिल्लाई। अगर हमने देरी की तो बेलखुश हमें नष्ट कर देगा। राजकुमार सफीर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और उसे अपनी गुफा के आश्रय में ले गया। यहाँ से उन्होंने ड्रैगन को गुस्से में आग उगलते हुए देखा, क्योंकि वह उनका पीछा नहीं कर सका। जिस पर्वत पर रानी और उसकी प्रजा ने शरण ली हुई थी, उस पर अब बेलखुश नहीं पहुंच सकता था। राजकुमार सफीर की 20 महीनों की तपस्या ने इसे एक पवित्र स्थान बना दिया था, और सच्चाई में वह शक्ति होती है जिससे दुष्ट भय से सिकुड़ जाते हैं। जब वे गुफा में शरण लिए हुए थे, तब राजकुमार सफीर ने गुलबदन को अपने पिता की विशाल राज्य, अपने दिल्ली में देखे स्वप्न और अपनी लंबी खोज तथा तपस्या के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, दिल्ली में मेरे महल में तुम पूरी दुनिया और सभी लोगों की रानी बनोगी, लेकिन मुझे बताओ, तुम पर किसने जादू किया था? और यह भी बताओ कि पलक झपकते ही एक परी मेरी दुल्हन कैसे बन गई? जवाब देते हुए गुलबदन की आंखों से आंसू निकल पड़े। इन पहाड़ों के उस पार एक देश में मेरे पिता एक बड़े राजा थे। मेरे जन्म के जश्न के दौरान हमारे शत्रु बेलखुश ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। इससे पहले कि हमारी सेना उसका सामना कर पाती, हम हार गए थे और अपने संपूर्ण राज्य को विनाश से बचाने के लिए मेरा हाथ ड्रैगन बेलखुश को देने का वचन दे दिया। उसकी बहन मेरी माँ से नफरत करती थी। उसने जादू से मेरी माँ को एक छोटी सी हरी छिपकली और हम सबको बौना बना दिया। दिल टूटने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे बताया था, जब दक्षिण उत्तर हो जाएगा और हानि लाभ बन जाएगी, बेलखुश की शक्ति खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तब राजकुमार ने कहा, अरे यह तो वैसा ही हुआ। मैं दक्षिण का राजकुमार हूँ और उत्तर आया हूँ। तुम्हारा मुकुट खो गया, लेकिन तुमने दुनिया का ताज पा लिया। तब राजकुमारी कहने लगी, क्या तुम मेरे लोगों की सहायता करोगे? राजकुमार ने कहा, हाँ, जरूर करूँगा। और क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? गुलबदन ने कहा, जरूर बनूंगी। और इस प्रकार राजकुमार अपनी सुंदर दुल्हन के साथ अपने पिता के राज्य में लौट आया और दिल्ली शहर में उनके शानदार स्वागत की तैयारियां की गई। रेशमी झंडे हवा में लहर रहे थे। खंभों से खंभों के बीच चमेली व गेंदों की मालाएं लटकाई गई थी और हर देहरी पर लाल मुरम बिछाई गई थी। नए जोड़े को एक हाथी पर बिठाकर दिल्ली की गलियों में घुमाया गया, जहां लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उनका चहेता राजकुमार सफीर वापस लौट आया था और अपने साथ उनकी रानी को भी लाया था। अब राजकुमार सफीर राजा बनकर अपने राज्य को चलाने लगा। दोस्तों, अगर आपको
मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।